हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। और इसी स्वस्थ के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 विज्ञान का वन शॉट रिवीजन। ये स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। ठीक है, चलिए आपका ये पहला चैप्टर है विज्ञान का। जितना भी चैप्टर है एकदम इजी वे में आपको करा दिया जाएगा। इसके बाद हम मिलेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए हम आपका एक प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अध्याय फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखना है, उन्हें कैसे समीकरण को इक्वेशन को बैलेंस करना है, यानी सारी चीज़ इसमें हम संतुलन वगैरह सारा इसमें हम इंक्लूड करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक प्यारा सा वीडियो। ठीक है, चलिए लिखा है, देखिए पहला पॉइंट। अब पॉइंट वाइज को क्या करिएगा, आप यदि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसमें PDF इसी वीडियो के लिंक में आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए। अब पहले नाम से रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिखा ना रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब कोई पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है, उसे देखते हैं। ठीक, लिखा है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो मतलब सबसे पहले होते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, उन्हीं को क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। क्या, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्पाद है, यानी अभिकारक हो गया तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, रासायनिक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएगा। तो एक्चुअली उत्पाद किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या मेरे भाई बोलते हैं, उत्पाद। ठीक, तो कुछ उदाहरण नीचे हम देखते हैं आपका, यहाँ से देखिए क्या दे रखा है उदाहरण के लिए। जैसे भोजन का पचना, जैसे हम सुबह क्या करते हैं, रोटी चावल दाल सब चीज़ अच्छे से खा लेते हैं, सब्जी वगैरह सारा खा लेते हैं, वो एज ए हमारा अभिकारक है। हमारे पेट के अंदर जाता जितनी भी उससे एनर्जी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, हमारी शरीर उससे क्या कर लेती है, सोख लेती है। ठीक, तो उदाहरण श्वसन हो गया, इसमें ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, और क्या लिखा है, मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, यानी दही का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। हम दही रख देते हैं, दूध रख देते हैं गर्म करके, थोड़ा सा उसमें क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं दही को, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं जोरन। तो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, हमारा दही पूरा तैयार हो जाता है। तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, अब क्या लिखा है, यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक, अवस्था, जैसे दूध वाला एग्जांपल ले लिए, देखो दूध में हम यदि जोरन डाल दिए तो दूध से क्या हो गया, दही बन गया कि नहीं, अवस्था परिवर्तन हो गया। ठीक, तो अवस्था में परिवर्तन, और रंग में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यदि अच्छे से दही देखेंगे, मतलब जो गांव पे बढ़िया जमाई जाती है, वो देखते हैं हल्का सा क्या हो जाती है, पिंक कलर की हो जाती है। ठीक, एकदम से थोड़ा सा लाल हो जाता है। ठीक, मतलब रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, और तापमान में भी उनका क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक, जैसे दही से, दूध से दही का बनना क्या बनाता है, किण्वन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एकदम मज़े के साथ। ठीक है, अब देखिए एक फ्लो चार्ट हम यहाँ देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे, कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब देखिए कहती है रासायनिक, यानी क्या दे रखा है, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक, पहले दे रखा है जिंक
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिखें? Zn का फॉर्म, यानी Zn क्या होता है? जिंक होता है Zn। तो हमने देखो क्या दिया, एक होता है, ये शब्द के रूप में आप लिख सकते हैं, एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। शब्द के रूप में लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगता है, उसी को सिंबल के फॉर्म में लेंगे तो बढ़िया एकदम मज़े के साथ होता है। ठीक है, तो क्या लिखा देखो, जिंक प्लस हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जिंक को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड देखा जाए तो हम किससे? H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? Zn प्लस H2SO4। अब क्या दे रखा है इसे, देखिए क्या, ये रिएक्शन के दौर से क्या करें, जिंक सल्फेट बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। मतलब ये जो स्टार्टिंग वाले प्रक्रिया है इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक, अभिकारक बोलते हैं। और जो बन के तैयार हुआ, ये देखिए बन के तैयार हुआ ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्चुअली उत्पाद बोलेंगे। ठीक, अभिकारक और उत्पाद हमारा दोनों कंप्लीट हुआ। अब ये शब्द के रूप में मान लेते हैं, हमें लिखना रहेगा तो हमें इस फॉर्म में लिखना रहेगा। कैसे लिखना? देखो, जिंक तो Zn हमने लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिख दिया ना। अब देखो एरो लगा दिया गया तो हमारा जिंक सल्फेट बन गया। यहाँ से इतना पोर्शन देखेंगे, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 निकल गया ना। तो यही हमारा क्या होता है, दोनों का यदि बराबर हो, मतलब नंबर भी, और हमारा एक आता 9th में आप पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब दोनों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी अभिक्रिया सही होगी। ठीक, तो LHS बराबर RHS होगा तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया एकदम करेक्ट होगी। ठीक है, और क्या है, चलिए नीचे आते हैं, लिखा है रासायनिक समीकरण। अब इन्हीं को कैसे संतुलित वगैरह करना उसे हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। मतलब रासायनिक समीकरण मतलब कोई अभिक्रिया है, जैसे हम देखो जिंक को Zn लिखे थे ना, तो उसी के फॉर्म में निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद का रासायनिक सूत्र उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमें क्या लिखना है, सोडियम लिखना है, तो देखे रहते हैं ऐसे यस लिखा रहता है, मतलब ये सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक, कहीं कभी क्या लिखा रहता है, जैसे नाइट्रोजन लिखा रहता है, तो यहाँ पर क्या लिख देता है, ऐसे जी, मतलब गैस के फॉर्म में। ठीक, तो उसे क्या होता है, समीकरण को निरूपित करना, उसे में क्या करना, उसी को नीचे लिख देना। रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के प्रतीक व अभिकारक उत्पादों की रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के लिखे जाते हैं, माने किस अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें हमने लिख दिया। अब उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति, जैसे ताप है तो ताप हमें क्या करना है, ऐसे रिएक्शन लिखना है। अब उसी के ऊपर क्या होगा, चाहे ताप लिखिए चाहे ऐसे एक साइन बना दीजिए, ताप का साइन है। दाब होता है, उत्प्रेरक होता है, तीर के ऊपर या नीचे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तीर के ऊपर या नीचे प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, ये हमारा हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, तो कैसे करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाएंगे। क्या, अभी देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आ गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान, यदि दोनों बराबर होगा तो हमारा क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालन करेगा। ठीक, लिखा है। और आते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न तो विनाश होता है। जब आप पढ़े होंगे उसमें क्या बोल रहे हैं, न पदार्थ को बनाया जा सकता है न तो हम बिगाड़ सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, यही पढ़े थे ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही होता है। ठीक, अब क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो होता है अभिकारक होता है, उसके पश्चात अभिकारक के बाद अभिकारक हम लिख दिए, उसके बाद हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या का मान समान होना चाहिए। ठीक, परमाणु संख्या यदि समान रहेगी तभी हमारा होगा। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं। अभी यही सब चीज़ें हमें क्या करना, ये जितना चीज़ पढ़े हैं इतना हमें क्या करना, कोई भी रिएक्शन लिख कर उसमें ये सारे चीज़ों को फॉलो करा देना, संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। संतुलित अभिक्रिया कैसे करते हैं हम, एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला दे रखा है हीट एंड ट्राई मेथड। हीट एंड ट्राई मेथड में क्या होता है, पहला चरण हमने क्या लिया, फी को लिख दिया। मतलब जो भी हमें एलिमेंट अथवा तत्व या कोई यौगिक प्रेजेंट है उसे हम क्या लिख देते हैं, देखो हमारा एक तत्व हो गया और उसका एक हमारे उसके बगल में यौगिक हो गया, दोनों का रिएक्शन कराया तो बताओ क्या होता है, Fe2O3 और हमारा H2 निकल गया।
इतना निकल गया। अब देखिए क्या होता है, इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना था मेरे भाई 2, तो हमारा 2 एक कंप्लीट है। ऑक्सीजन की बारी आती तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 1 है कि नहीं, पर पानी में ऑक्सीजन 1 का है ना, तो यहाँ पर देखो कितना है 3 है, 3 है, मतलब यह है हमारा 3 ज़्यादा है ना। अब हाइड्रोजन की बारी आती है, Fe की बारी आती है, Fe हो गया, देखो इधर 1 है तो इधर हमारा कितना हो गया 2 हो गया, तो इधर हमारा 2 का जो ज़्यादा है Fe। तो इसी को कैसे संतुलित करना है, ठीक, तो ये संतुलित एक्चुअली नहीं है। अब देखो नीचे इसी बॉक्स में क्या कर दिया गया है, उसे संतुलित किया गया है, ठीक, संतुलित किया गया कैसे, देखो Fe हमारा, तो रिएक्शन थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखिए Fe का देखा जाए एक साइड 1 है तो हमने क्या कर दिया LHS, मतलब इस साइड को LHS, इसे RHS। LHS में देखा जाए तो Fe कितना है 1 है ना, और इधर देखा जाए तो यानी Fe हमारा कितना हो जाएगा Fe2, यहाँ एक्चुअली 2 होना चाहिए और यहाँ एक्चुअली 3 होना चाहिए, ठीक, तो Fe इधर कितना हो जाएगा 2 हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन की बारी आती तो इधर देखा जाए तो 2 है तो यहाँ पर 2 लिखा गया, और इधर कितना है 3 है, ठीक, तो इतना है। उसके बाद क्या कह रखा है, ऑक्सीजन की बारी देखी जाए तो इधर हमारा 1 है और इधर कितना है हमारे पास ऑक्सीजन 3 है, ठीक, यहाँ पर हमारा एक्चुअली 3 होना चाहिए, ठीक, तो ये तुम्हारा इतना कंप्लीट हो गया। अब इसी को क्या करते हैं ना RHS बराबर LHS करके हमें क्या कर देना है, एक्चुअली इसे ही आपको दिखाना है, ठीक। चलिए नीचे अब दूसरा समीकरण दे रखा है, मतलब तीसरा स्टेप लिखा है, सभी परमाणु यानी सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व के अभिकारक या उत्पाद की साइड सुनिश्चित गुणन लगाकर संतुलित कीजिए। देखिए हमने क्या कर दिया, देखिए ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है 4 है, तो हमने क्या कर दिया पहले 4 से यहाँ पर गुणा करा दिया, देखिए 4 से गुणा कराया ना, 4 से गुणा करा दिया। अब यहाँ से ये हो गया, मतलब अब चौथे चरण में आते हैं, सभी तत्व के परमाणु के चरण 3 की भांति संतुलित करना है, 3 की भांति। जैसे यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 4 था तो हमने 4 से गुणा कर दिया, Fe कितना था Fe 3 था तो हमने क्या कर दिया यहाँ से 3 से गुणा करा, देखिए हमने यहाँ पर 3 से गुणा करा दिया, मतलब हमारा हाइड्रोजन और हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो गया, आपका लोहा जो Fe है O और ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब हमें किसे संतुलित करना, हाइड्रोजन को संतुलित करना। तो चौथे चरण पे आते हैं, चौथे चरण पे क्या कर दिया, उसे यहाँ से देखिए चौथे चरण पर थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से ये वाला प्रोसेस देखिए। चौथे चरण में क्या कर दिया, सबको संतुलित कर दिया, मतलब Fe में 3 से गुणा, हाइड्रो यानी पानी में 4 से गुणा, और Fe3O4 में और 4 से हमारा हाइड्रोजन से गुणा करा दिया गया ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक संतुलन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक। अब देखो कैसे उसके नीचे, मतलब कौन किस अवस्था में, कौन सॉलिड अवस्था में है, मतलब कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन आपका गैस अवस्था में। यदि हमारा अब उनके नीचे लिखना अभिकारक के जो भौतिक अवस्था है, यदि ठोस है तो हम क्या करेंगे, सॉलिड यानी S से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि हमारा द्रव है तो उसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट में, और यदि गैस है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। यदि जलीय क्वस है मतलब जलीय विलयन है तो AQ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, इसी को रिप्रेजेंट करना। उसके बाद क्या लिखा है, यदि हमारे पास उत्प्रेरक प्रेजेंट है, ठीक, कुछ अवस्था में कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर अथवा नीचे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यदि रहेगा तो लिख देना, नहीं रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक। सबसे पहले देखा जाए संयोजन अभिक्रिया, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब देखो क्या है, A और B मिलकर जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं C एक बना रहे हैं, मतलब इधर 2 है तो इधर एक जो प्रोडक्ट बनेगा 1 बनेगा, ठीक। या जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, उदाहरण देखेंगे तो और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोयले का दहन, बताओ यहाँ पर हमारे कोयला है सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन है, दोनों को यदि जलाया जाता है तो हमारे पास क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 2 जला के हमें क्या निकालना है, एक केवल गैस निकाल रहे हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आते हैं जल का बनना, देखो कर दिया H2 ले लिया प्लस O2 ले लिया, क्या बन गया हमारे में H2O बन गया, ठीक। H2 बन गया प्लस O2 से निर्माण करता है 2H2O बन गया, ठीक है, 2H2O बन गया। उसके बाद क्या दे रखा है,
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या है चूना, दोनों रिएक्शन करके क्या बना दे रहे हैं बूझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं बूझा हुआ चूना। CaO को क्या बोला जाता है बिना बूझा हुआ चूना, उसमें यदि पानी मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है बुझा दिया जाता है। ठीक, मतलब बूझा हुआ चूना उसे हम कहते हैं। ठीक, इसका फार्मूला ये हो गया। अब आते हैं एक टर्मोलॉजी और आती है, ये भी बार बार पूछी जाती है, क्या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आते हैं जिन अपक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। मतलब कोई जब रिएक्शन करा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है एनर्जी, मतलब ऊष्मा बाहर से निकल रही है। बाहर से यदि निकल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखा जाए प्रकृत गैस का दहन, हमने एक्चुअली क्या लिया मीथेन गैस लाया। ठीक, मीथेन गैस लाया, O2 की उपस्थिति में क्रिया कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या मिल गया 2 पानी का निकला प्लस ऊष्मा निकली। देखिए मतलब यदि ऊष्मा निकल रही है तो हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का लें। मतलब कोई भी रिएक्शन यदि कराया जा रहा था यदि तो उसमें ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। कौन सी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। या हम आते हैं जैसे हम श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है तो क्या देखो हम ग्लूकोज खा लिए, क्या खा लिए ग्लूकोज खा लिए, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट रोटी वगैरह खाएं, रोटी दाल चावल, वो क्या है एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है। O2 देखो क्या किया सांस लिए तो हमारा क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बन गया, हमारे अंदर क्या होता है ऊर्जा, मतलब एनर्जी निकल गई है। ठीक, एनर्जी मिली है ना तभी तो खाना खाते हैं, तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे, आपका एक टर्मोलॉजी यहाँ से और आती है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं देख लेते हैं। एक आता है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं इसे देखते हैं बाबू। इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। कहते हैं मतलब क्या कहने का मतलब एक अपक्रिया में एकल, मतलब कि कोई अपक्रिया है उसमें एकल अपक्रिया टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। कहने का मतलब उसमें क्या कर 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे। और इसमें देखा जाए तो हमारे क्या होते हैं एक अपक्रिया जो मतलब एक अभिकारक है टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर बगल में दे रहा है, देखिए एक हमारा एक यहाँ से उत्पाद था, ये हमारा एक उत्पाद यानी अभिकारक है, 2 चीज़ बन रहा है कि नहीं, वही कह रहा है 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनेगा। ठीक, अब इसमें हम पहले देख लेते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, मतलब ऊष्मा द्वारा जब किसी चीज़ को तोड़ा जाता है तो ऊष्मीय वियोजन हम उसे कहते हैं। ठीक, चलिए इसी का हमें छोटा सा और प्यारा सा उत्तर और मतलब प्रश्न देखते हैं। ठीक, उदाहरण देखेंगे जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या लिखा है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो एक हरा रंग का होता है, ठीक, FeSO4 उसका फार्मूला होता है। यदि ऊष्मा इसे दी जाती मतलब गर्म की जाती तो देखो क्या निकला था फेरिक ऑक्साइड निकलता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, भूरे लाल कलर का निकलता है। ठीक, मतलब क्या लिखो एक चीज़ था हम क्या बोले 2 या 2 से अधिक में टूट जाना, 1 2 तो 3 में टूट गया है कि नहीं, मतलब 2 या 2 से अधिक में टूट जाना क्या कहलाता है अपक्रिया कहलाती है। गजब का एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये भी एक बचा है जी, एक हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। लिखा है चूना पत्थर। चूने पत्थर का फार्मूला क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे CaCO3 सॉलिड अवस्था में यदि हम इसे क्या कर गर्म किया जाए तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, क्या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अब ये आपका ये प्रक्रिया हो गई। अब आते हैं किस पे वैद्युत वियोजन। किस पे कहते हैं वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं इसे आप देखिए थोड़ा सा। वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले वियोजन को हम विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या कर रहे हैं तोड़ रहे हैं, उसमें ऊष्मा के द्वारा तोड़ रहे हैं तो उसमें वियोजन, यदि हम विद्युत के द्वारा तोड़ते हैं तो हमारा विद्युत वियोजन। ठीक, क्या लिखे देखो पानी को यदि हम गर्म करेंगे मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी यदि डालेंगे विद्युत डालेंगे तो H2 + O2 टूट जाता है, H2 + O2 टूट जाता है। एक हमारा आपकी यहाँ से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके बगल में दे रखा है। ठीक, यहाँ पर देखो क्या दिया बैटरी लगा दिया गया, 2 रॉड कैथोड और एनोड लगा दिया गया।
ठीक। अब पानी को क्या कर दिया जाए, देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर परखनली डाल दिया गया, ऑक्सीजन डाल दिया गया, प्लास्टिक मग है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक में परखनली में पानी है और यहाँ पर बगल में भी क्या है, पानी है, और रावर स्टॉवर है, कैथोड है, एनोड है। स्विच को हम लगा दिए यहाँ पर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑफ और ऑन कर सकें। ठीक। ग्रेनाइट रॉड यानी ग्रेफाइट रॉड। अब ग्रेफाइट रॉड देखेंगे, पेंसिल में जो रॉड रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं। ठीक है, इतना था। अब किस पे आते हैं, यानी यही चीज़ें। ठीक, सिंपल सा क्या लिखना है, अब इसमें प्रकाशी वियोजन, मतलब अब यदि हम प्रकाश दे को किसी चीज़ को तोड़ दे रहे हैं तो हम प्रकाशी वियोजन कहते हैं। यदि वैद्युत दे के करेंगे तो वैद्युत वियोजन, उष्मा दे के करेंगे तो ऊष्मी वियोजन। यदि हम प्रकाश दे के किसी चीज़ को तोड़ देंगे तो हमारा प्रकाशी वियोजन हो जाएगा। क्या लिखा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ठीक, मतलब सूर्य का प्रकाश इसमें कंपलसरी है। लिखा क्या होता है, AgCl। AgCl को हम यदि सूर्य के प्रकाश में करेंगे तो Ag + Cl2 में टूट जाता है। किसमें, Ag + Cl2 में टूट जाता है। ठीक, या AgBr को हम सूर्य से गर्म करें तो क्या करते, क्या हो जाता है, Ag + Br2 अलग अलग हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशी वियोजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ये आपका 2022 में पूछा गया है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो उसमें वियोजन का एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखना है, इसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक, अभी तक हम उष्मा को निकाल रहे थे, अब उष्मा को हम क्या करेंगे, सोख लेंगे। ठीक, इसी को क्या बोला जाता है, उष्मा शोषी अपक्रिया। क्या, उष्मा शोषी अपक्रिया। जिन अपक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हम देखते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, नाम से ही पता मेरे भाई, किसी चीज़ का यहाँ से दूसरे में विस्थापन हो जाना विस्थापन अपक्रिया कहलाती। कि इन अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों के यौगिक से विस्थापित हो जाते हैं। ठीक, विस्थापित हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, Fe है, मतलब Fe है, और कॉपर सल्फेट के साथ यदि रिएक्शन कराया जाता है तो हमारा Fe सल्फेट, फेरस सल्फेट बनेगा, प्लस एक और कार्बन अलग हो जाएगा। ठीक, इसके लिए एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया प्यारा सा। ठीक, इन्होंने क्या लिया है, परखनली लिया, धागा लिया, कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, देखो यानी लोहे की कील में डाल के काम कर दिया गया। ये बताओ, इसमें देखेंगे तो देखो कॉपर आपका अलग हो जाएगा, या फिर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके या फिर सल्फेट बना लेगा, कॉपर आपका अलग हो जाएगा। यही अपक्रिया होती है इसमें पूरी में। ठीक है, अब कैसे जानेंगे क्या हो जाएगा कि हमारा यानी ये प्रक्रिया हो गई है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, लोहे की कील पे भूरे रंग का कॉपर का परत जम जाता है, जिससे पता चल जाता है हम यानी कॉपर सल्फेट से जो ये सल्फेट ग्रुप था Fe के साथ अटैच हो गया। ठीक, देखो Zn के साथ यदि क्रिया कराता है तो हमारा क्या, कॉपर अलग हो जाता है। देखिए अलग हो गया, Zn के साथ SO4 आपका अटैच हो जाता है। ठीक, अब लिखा है क्या, जिंक कॉपर में अधिक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। अब अभिक्रियाशीलता पे डिपेंड करता है, जो जितना ज़्यादा अभिक्रियाशीलता रहेगा तुरंत जाके अटैच होकर अपना काम कर लेगा। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब आते हैं कि इस पे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसे देखते हैं बाबू थोड़ा सा। द्विविस्थापन अपक्रिया, इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो अधिक के बीच, मतलब दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होते हैं। मतलब दो हमारे पास क्या है, यौगिक हैं, उनका आयन इधर चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, जैसे देखो क्या किया, हमारा लिया सोडियम सल्फेट ले रखे हैं। क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO2 होता है। ठीक है, आपको यदि नहीं आता था तो थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे, उससे भी आपका क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे यार, ऐसे किसी को थोड़ी नहीं तुरंत आ जाता सारी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा करेंगे आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, तो देखो क्या किया, बेरियम क्लोराइड यहाँ पर ले लिया, रिएक्शन कराएगा। देखो बेरियम सल्फेट के साथ क्या करते हैं, बेरियम SO3 के साथ SO2 के साथ क्या कर दिया, यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट, SO4 बना लिया। ठीक, उसके बाद क्या था, सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके NaCl बना दिया, जो नमक आराम से खा रहे हैं। ठीक, तो यही प्रक्रिया इसमें होती है। अब इसमें क्या लिखा, बेरियम, देखो बेरियम सल्फेट के सफ़ेद
अविलेय अवक्षेपण का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब आते हैं किस पे? अपचयन या उपचयन पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट पेज है, ख़त्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक, अपचयन या उपचयन बोलते हैं। ठीक, उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती, मतलब कोई पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन आके अपने आप जुड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। ठीक, अब इसी का उल्टा उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की आके आराम से जुड़ जाना है तो हम क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। ठीक, इसी का उल्टा अपचयन हो जाता है। बस लिखा है, जब किसी पदार्थ में परमाणु का हास्य होता है। ठीक, परमाणु का हास्य होता है, जैसे देखिए यहाँ से देखा जाए तो हमारा कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके देखो ऑक्सीजन अटैच हो गया है कि नहीं, तो इसे हमारा उपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक, या हमारा कॉपर को क्या O2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है। देखिए ऑक्सीजन आकर अटैच हो गया। या दूसरा एग्जांपल, यही देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड दोबारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, हम दोबारा इसे अलग कर सकते हैं। कॉपर इसमें से हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। यदि पानी के साथ गर्म किया जाए, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराया जाए तो O2 को बाइंड करके पानी बना लेगा और कॉपर को भन्न से अलग कर देगा। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, अब आप अपचयन देख लेते हैं। अपचयन के, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य होता है, ठीक, मतलब कमी, ठीक, कमी होती है। ठीक, ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया रखा, देखो ये वाला बेस्ट एग्जाम्पल आप देखो, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर है और देखो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर, ये वाला रिएक्शन आप देखिएगा। ठीक, यहाँ पर देखो कॉपर आपका अलग हो गया। अभी क्या बोले? हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है, यदि हीट करेंगे तो ऑक्सीजन को लेके क्या बना देगा? हमारे पास पानी बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक, कॉपर को अलग कर देगा। ठीक, इसमें देखा जाए हाइड्रोजन का एक्चुअली क्या हो रहा है, यानी H2O बन रहा है, तो इसे हम उपचयन बोलेंगे। मतलब ऑक्सीजन जोड़ रहा है कि नहीं, तो उसे हम उपचयन बोलेंगे। या अभी हम क्या बोले हैं, इसमें से मतलब ऑक्सीजन को खो देना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन को देखो क्या, ऑक्सीजन का कमी होना, तो ऑक्सीजन देखिए क्या, यहाँ से यहाँ पर कमी हो गई तो कॉपर का क्या हो रहा है? एक्चुअली अपचयन हो रहा है। ठीक, अब इसे थोड़ा सा और लिख देते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या कहीं कहीं आपसे पूछ देगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसी को क्या कर देना है, एक प्यारा सा ये वाला एग्जाम्पल दे देना है और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं उसमें लिख देना है। ठीक है, इतना हो गया आपके जीवन में। अब जैसे उपचयन अपचयन कहाँ पर ज़्यादा होता है उसे देख लेते हैं। ठीक, देखिए दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, पहला देखा जाए संक्षारण, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग का लगना। जब देखे होंगे, जब कोई धातु आर्द्र मतलब नमी में रखा जाता है, अम्ल या अम्ल के साथ संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत पर एक कमजोर, एक ऊपर क्या देते, एक परत लग जाती है, उसी क्या बोलते हैं? संक्षारण ही उसे बोलते हैं। ठीक, अब संक्षारण क्या होता है? जैसे लोहे के ऊपर जंग का लगना एक संक्षारण हो गया, चांदी के ऊपर काली परत लग जाना, तांबे के ऊपर एक हरी तरह का परत चढ़ जाना, ये सब कौन है? संक्षारण के उदाहरण है। यशद लेपन भी ये क्या होता है? इसका उदाहरण है। विद्युत लेपन भी उसका उदाहरण है। ठीक, पेंट करके हम क्या करते हैं? संक्षारण को धातु से बचाया जा सकते हैं। जैसे आपके घर में शटर हो गए, यदि हम पेंट न करें तो देखते हैं क्या होता है? जंग लग जाती है, जंग लग जाती है ना, तो उसी को क्या किया जाता है? पेंट यदि कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? उस पर संक्षारण मतलब जंग नहीं लगेगी। ठीक, लास्ट पे देखते हैं हमारा एक प्यारा सा क्या हो गया? विकृगंधिता किसे कहते हैं? लिखा है वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, उसके बाद स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिका कहते हैं। ठीक, जैसे इसे हम कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? प्रतिऑक्सीकरण का उपयोग करिए, मतलब ऐसा चीज़ हमें उपयोग करना है जो
इससे रिएक्शन ही ना करें, ठीक। या वायुरोधी बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखना, जैसे क्या होता है वायु मतलब ऐसे चीज़, मतलब कोई चीज़ आप लिए उसमें क्या कर दी, एयर टाइट कर दिए। एयर टाइट करें तो हवा नहीं जाएगी, तो हवा में तो नमी होती है जिससे बिक्री गंधिका हो जाएगी। जैसे क्या होगा, चिप्स से उसका पैकेट रहती है उस पर देखो क्या करते, एकदम से वायुरोधी कर दिए जाते हैं, मतलब एकदम से एयर टाइट कर दिए जाते हैं, ठीक है। या वायु के स्थान पर कौन सी गैस का भर देना, नाइट्रोजन गैस यदि भर देना। चिप्स में देखेंगे तो देखो वो एक्चुअली नाइट्रोजन गैस होता है, पूरा देखो फूला होता है, थोड़ा सा रहता है, हम सब बेवकूफ़ बन जाते हैं, खाते हैं ना, ठीक। अब यहाँ शीतलन द्वारा मतलब ठंडा करके, जैसे कोई चीज़ है खाना वाना फ्रिज में रख देते हैं तो ठंडा रहता है कि नहीं, तो वो क्या कर देते हैं, बिक्री गंधिका नहीं होती है, ठीक है। ये था आपका टोटल चैप्टर, आप फर्स्ट चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। इसी के साथ हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 पे, और कोई यदि दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका भी निवारण किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।